नमस्कार आप सभी को। आज अपन एक सोल्ड पेपर देखने जा रहे हैं। ये जो पेपर है ये असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर 2078 के लिए हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन नेपाल के द्वारा। तो आज अपन इस पेपर को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के साथ साथ अपन हर एक ऑप्शन को डिटेल से देखेंगे ताकि और कितने क्वेश्चंस इसके अंदर बन सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इसको। तो चालू करते हैं। पहला सवाल है, विच की इज यूज टू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। यहाँ वर्ड के डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। वर्ड के डॉक्यूमेंट की पूरी टेक्स्ट को, जो भी आपने जितना भी टाइप कर रखा है, 1 पेज 2 पेज आधा पेज, जितना भी टाइप कर रखा है उसको पूरे को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की काम में लेते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, CTRL+A ऑल सेलेक्ट के लिए। आंसर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब अपन दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है CTRL+T। CTRL+T जो है ये डॉक्यूमेंट के अंदर हैंगिंग इंडेंट के लिए काम में आता है। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए अपन एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको स्क्रीन पे, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक पैराग्राफ है। इंडेंट जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक तो फर्स्ट लाइन होता है और एक होता है हैंगिंग। ठीक है, तो CTRL+T जो था वो हैंगिंग के लिए था। सबसे पहले तो इंडेंट क्या होते हैं, जो अपन पैराग्राफ में लेफ्ट मार्जिन से या राइट मार्जिन से जो गैप छोड़ते हैं उसको इंडेंट कहते हैं। जैसे अब ये देखिए, मैं यहाँ पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ कहीं पे भी और कंट्रोल के साथ में टी दबाता हूँ। ठीक है, ये हैंगिंग लगा है क्योंकि नीचे वाला हुआ है, फर्स्ट लाइन नहीं हुई है। दूसरा अपने पास में होता है फर्स्ट लाइन के लिए, तो आप पैराग्राफ में जाएं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। इसके अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको फर्स्ट लाइन। ठीक है, और इसके अंदर जो गैप आप छोड़ना चाहते हैं वो सेट कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो ये गैप छूट गया। ठीक है, और यही काम अगर अपन हैंगिंग के साथ करते तो ओके ओके। ठीक है, तो एक तरीका CTRL+T दबा के कर सकते हो। दूसरा तरीका पैराग्राफ टैब में जाके आप डायलॉग बॉक्स खोल के वहां से कर सकते हो। और जो तीसरा तरीका है वो ये है कि आप रूरल के ऊपर से आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट लाइन की पैराग्राफ की। अगर मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं तो आप कंट्रोल के साथ ए दबाओ और सबके ऊपर एक ही सेटिंग लागू कर रखी है, करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये तीन तरीके हैं इंडेंट लगाने के वर्ड के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से ऑप्शन सी है अपने पास में, CTRL+F। ये डॉक्यूमेंट में यदि आप कोई टेक्स्ट फाइंड करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो उसके डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए CTRL+F काम में आता है। उसके बाद में CTRL+N,
ये न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो अपन ने इन चारों ऑप्शंस को देखा। आप लोग ये नोट करते रहें, साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहें, ताकि इनके ऊपर यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसे सॉल्व कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द थ्रेशर्स विंडोज। थ्रेशर्स विंडो खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में ली जाती है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन ए है CTRL प्लस F7। ऐसी तो कोई की कॉम्बिनेशन वर्ड में नहीं होता है। F7 और ALT प्लस F7 जो है वो स्पेलिंग और ग्रामर के लिए काम में आती है, यानी ऑप्शन बी और सी तो स्पेलिंग और ग्रामर के लिए काम में आती है। थ्रेशर्स के लिए शिफ्ट के साथ F7 काम में आता है। ये क्या चीज होती है? अगर आप किसी शब्द का सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द ढूंढना चाहते हो, या अपोजिट ढूंढना चाहते हो, विलोम शब्द ढूंढना चाहते हो, तो उसके लिए इसे काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम करंट स्लाइड। करंट स्लाइड से पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए कौन सी की काम में ली जाती है? तो इसके अंदर देखो, F5 होती है बिगनिंग से स्टार्ट करने के लिए, है ना, या रन करने के लिए प्रेजेंटेशन को। ALT F5 नहीं होता है, CTRL F5 नहीं होता है। शिफ्ट के साथ F5 दबाने से जो करंट स्लाइड आपकी खुली है वहां से प्रेजेंटेशन चालू हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Which view in PowerPoint is used to enter speaker comments? स्पीकर कमेंट्स डालने के लिए कौन सा व्यू काम में लिया जाता है? ऑप्शन है अपने पास में स्लाइड सॉर्टर व्यू, दूसरा है अपने पास में प्रेजेंटेशन व्यू, तीसरा है नॉर्मल व्यू, और चौथा है नोट्स पेज व्यू। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं ये व्यू कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं। तो आप अपने पावर पॉइंट विंडो के अंदर व्यू ऑप्शन में जाएंगे तो आपको व्यू मिलेगा। एक तो नॉर्मल व्यू, देखिए आप यहाँ पे देख पाएंगे व्यू मिल रहा है अपन को। नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज और रीडिंग। ठीक है, तो अब अपन एक एक करते हैं। ये नॉर्मल व्यू आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। आउटलाइन व्यू के अंदर क्या होता है, साइड के अंदर आउटलाइंस जो आपने टाइप कर रखा है, स्लाइड बना रखी है, उसकी कुछ आउटलाइन हो जाती हैं, और नीचे जो है आप उसमें नोट्स भी ऐड कर सकते हो। लेकिन अब अपने पास में इस ऑप्शन के अंदर जो है आउटलाइन व्यू का ऑप्शन नहीं है। स्लाइड सॉर्टर के अंदर इस तरीके से दिखाई देगा, लेकिन कमेंट के लिए कोई जगह नहीं होगी। नोट्स व्यू के अंदर आप इस जगह पे नोट्स अपने टाइप कर सकते हो, स्पीकर जो बोलने वाला है उसके लिए। और रीडिंग व्यू में आपको फुल पेज पे दिखाई देगा। ठीक है, तो अपन ने व्यू भी देख लिए कौन कौन से व्यू होते हैं। तो टोटल 5 व्यू मैंने आपको बताए, उनमें से केवल एक आउटलाइन व्यू इन ऑप्शंस में नहीं है, उसकी जगह अपने पास में ऑप्शन डी जो है नोट्स पेज व्यू, ये ऑप्शन सही है। इससे जो स्पीकर है वो जो प्रेजेंटेशन करने वाला है स्लाइड की, वो अपने कमेंट्स को नीचे लिख सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट विथ। एक्सेल के अंदर फार्मूला किससे चालू होता है? तो एक्सेल के अंदर फार्मूला चालू होता है जब आप सेल के अंदर सबसे पहले इक्वल का साइन लगाते हैं। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं,
ठीक है, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, ये नोट कर लें, इक्वल का साइन असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये मॉड्यूलर ऑपरेटर है, मॉड्यूल ऑपरेटर है, ये प्लस और ये माइनस, यानी 1, 2 और 3 ये कैसे हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेटर हैं। ठीक है, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो इसका सीधा आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, मैक्रोज आर रन और एग्जीक्यूटेड फ्रॉम मीनू, किस मीनू से मैक्रोज को आप रन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्यों है, क्योंकि जो MS ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन हैं उनके अंदर व्यू मीनू के अंदर ये मैक्रोज ऑप्शन मिलता है, चाहे MS वर्ड हो या पावर पॉइंट हो या एक्सेल हो, किसके अंदर मिलेगा आपको, व्यू मीनू के अंदर। ठीक है, अगर ऑप्शन में कहीं भी व्यू मीनू है तो आप उसको सही करें, वही सही आंसर है उसका। और अगर नहीं है तो इंसर्ट के अंदर आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट शेप्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हो, फॉर्मेट के अंदर आप फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, फॉन्ट वगैरह की सेटिंग कर सकते हो, है ना। और डेटा के अंदर आप मेल मर्जिंग वगैरह ये सारा काम कर सकते हो। एक टूल्स मीनू जो पुराना ऑप्शन है करेक्ट मैक्रो के लिए, वो ऑप्शन है टूल्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि व्यू मीनू है नहीं, या व्यू ऑप्शन नहीं है, या व्यू टेब नहीं है, तो उसकी जगह हम करेंगे टूल्स, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पे व्यू दिया हुआ हो और टेब हो तो व्यू टेब या रिबन के अंदर आप सही ऑप्शन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है द ग्रेटर देन साइन इज एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटर। तो इसमें पहला ऑप्शन है अर्थमेटिक ऑपरेटर। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं वो कौन कौन से होते हैं, अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूल, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड, और नॉट। ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। कंडीशनल ऑपरेटर होता है क्वेश्चन मार्क और कॉलन। ठीक है, ये मैं सी लैंग्वेज के बेस पे बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो ग्रेटर देन जो है इसके अंदर से रिलेशनल जो ऑपरेटर होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और इक्वल इक्वल, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। हम रिलेशन ढूंढते हैं, से बड़ा, से छोटा, से बड़ा या बराबर, से छोटा या बराबर या बराबर। लेकिन ये बात हो रही है हमारे डेटा के ऊपर रिलेटेड एप्लीकेशन, जैसे एक्सेल हुआ, एक्सेस हुआ, इनके लिए। तो यहाँ पे ये जो है लॉजिकल ऑपरेटर कहलाएगा, ग्रेटर देन का साइन क्या कहलाएगा, लॉजिकल ऑपरेटर कहलाएगा। अगर प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो ये रिलेशनल ऑपरेटर होता है, नोट कर लें इस बात को। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। द pivot table toolbar button updated the data in a pivot table or pivot chart report ID. The source data has changed. ये कह रहा है पिवोट टेबल टूल बार के अंदर वो कौन सा बटन है जिससे हम टेबल या पिवोट चार्ट के अंदर रिपोर्ट आईडी और सोर्स डेटा को बदल सकते हैं। रिपोर्ट, तो जो ऑप्शन अपन को दिखाई दे रहे हैं वही आंसर भी बता रहे हैं। फॉर्मेट रिपोर्ट से फॉर्मेट कर सकते हैं, पिवोट टेबल से पिवोट टेबल के रिलेटेड फंक्शन कर सकते हैं, सो डिटेल्स से हम डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन सी जो है रिफ्रेश डेटा, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। इसका प्रैक्टिकल आप MS एक्सेल के अंदर करके देख सकते हैं। 2 रो बनाइए डेटा की और इंसर्ट के अंदर
आप जाके और पिवोट टेबल बनाकर आप इसको देख सकते हैं। आपको रिफ्रेश बटन मिल जाएगा उसके अंदर और चेंज डेटा बटन भी मिलेगा। ये दोनों एक साथ लगे हुए मिलेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। What happen when you press CTRL plus X after the selection some cell in Excel? क्या होगा? देखो CTRL प्लस C दबाओगे अगर आप कुछ सेल्स को सेलेक्ट करके तो कॉपी हो जाएगी। CTRL प्लस X दबाओगे तो वो कट होने के लिए तैयार हो जाएगी। आप नेक्स्ट वर्कशीट पे या कहीं और पे जाके जब आप CTRL प्लस V यानी पेस्ट करेंगे तो वो सेल वहां से मूव होके दूसरी जगह पेस्ट हो जाएंगी। ठीक है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन ए में डिसअपियर कह रहा है, डिसअपियर नहीं होती है इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। हाँ, द सेल सेलेक्टेड आर मार्क्ड फॉर कटिंग, ये हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप पेस्ट नहीं करेंगे जब तक वो वहां से हटेंगी नहीं। और लास्ट दोनों ऑप्शन में डिलीट है तो वो डिलीट होती नहीं है जब तक कि आप वहां से पेस्ट करते नहीं। ठीक है, तो सोर्स से हटके वो पेस्ट करने के बाद में टारगेट पे डिस्प्ले होने लग जाती है, पेस्ट हो जाती है। सिंपल था। नेक्स्ट पे चलते हैं। When integrating Word and Excel, Word is usually, जब आप वर्ड और एक्सेल को आपस में इंटीग्रेट करते हो यानी कि आप कोई ऑब्जेक्ट वर्ड में एक्सेल का इंसर्ट करते हो, क्योंकि ये वर्ड के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो जब आप वर्ड में कोई एक्सेल का ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हो तो वर्ड एक तरीके से क्लाइंट की जैसे काम करता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। लेकिन वो एज वेल एज सर्वर की जैसे भी काम कर सकता है अगर आप इसका वाइस वर्सा करें तो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन क्रिएटिंग ए वर्टिकल पेज ब्रेक, अगर आप वर्टिकल पेज ब्रेक करते हैं तो क्या होता है? द एक्टिव सेल मस्ट बी इन फर्स्ट रो, द एक्टिव सेल मस्ट बी in A1, the active cell must be in row 10, the active cell must be in column A। ठीक है, तो इसके अंदर एक्टिव सेल का मतलब ये है कि जिस सेल को अभी आप करंटली काम में ले रहे हैं वो उसके ऊपर एक रेक्टेंगल, ब्लैक कलर का रेक्टेंगल दिखाई देता है और वहां पर जो है आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट या अपडेट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन का सही इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है द एक्टिव सेल मस्ट बी इन द रो फर्स्ट। एक्टिव सेल कहाँ होनी चाहिए? पहले नंबर की रो में होना चाहिए। बाकी ये कॉलम है, इससे कोई मतलब नहीं है। 10 नंबर की सेल तो कोई वजूद ही नहीं रहा। अगर आपके पास में है ही 5 रो इंसर्टेड तो 10 नंबर की रो कहाँ से होगी? ठीक है, और ये कॉलम है इसलिए ये तीनों ही ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इन MS Excel ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स? गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए MS Excel में कौन सी शॉर्टकट की कीबोर्ड शॉर्टकट काम में आता है? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन ए है F2, ये तो करंट सेल को एडिट करने के लिए या अपडेट करने के लिए काम में आता है। आप किसी भी सेल पे क्लिक करके यदि F2 दबाते हैं तो आप उसके अंदर एडिटिंग का काम कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट कर्सर ब्लिंक करने लग जाएगा। ठीक है, और F5 जो है ये गो टू ऑप्शन के लिए स्पेसिफिक सेल पे जाने के लिए काम में आता है। ऑप्शन बी सही है इसका। CTRL प्लस बी जो है ये बोल्ड करने के लिए आता है सेलेक्टेड सेल्स को। जितनी भी सेल्स आपने सेलेक्ट कर रखी हैं उनको आप बोल्ड करना चाहते हो तो CTRL प्लस बी दबाओगे तो बोल्ड हो जाएगा।
ऐसे ही CTRL प्लस H जो है ये फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए काम में आता है। आप कंट्रोल के साथ F दबा के भी फाइंड, दूसरे टैब पे रिप्लेस और तीसरे टैब पे गो टू पे जा सकते हैं। लेकिन यदि आप डायरेक्ट फाइंड एंड रिप्लेस पे जाना चाहते हैं तो आप CTRL प्लस H दबाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलें। ऑपरेशन ऑन टेक्स्ट आर परफॉर्म्ड बाय, टेक्स्ट के ऊपर कौन से, किसके द्वारा ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं? फाइनेंशियल फंक्शंस? नहीं, ये तो नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा है अपने पास में लॉजिकल फंक्शंस। टेक्स्ट के ऊपर बात हो रही है तो लॉजिकल तो यस और नो का बात करेगा, नहीं होगा ये भी। डेटा फंक्शंस, डेटा पे काम करेगा। ये टेक्स्ट पे बात कर रहा है तो कौन से काम करेंगे? स्ट्रिंग फंक्शंस। एग्जांपल के लिए कॉन्कैट, कंपेयर, है ना, ये इस लेंथ, ये सारे स्ट्रिंग फंक्शंस है एक्सेल के अंदर, ये काम करेंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। रेड ट्राइंगल एट द टॉप राइट, मतलब टॉप राइट कॉर्नर ऑफ ए सेल इंडिकेट। अगर कोई रेड ट्राइंगल दिखाई दे रहा है किसी सेल के टॉप राइट कॉर्नर पे, तो ये क्या बताता है, क्या इंडिकेट करता है? देयर इज ए एरर इन द सेल, देयर इज ए कमेंट एसोसिएटेड विद द सेल, और द font color of the text in the cell red, or the cell can't accept the formula। तो इसका सही आंसर है देयर इज ए कमेंट एसोसिएटेड विद द सेल। ठीक है, एरर के लिए और फॉन्ट कलर के लिए और इनके लिए अलग, फॉन्ट कलर के लिए कोई इंडिकेशन नहीं होता है। कमेंट के लिए जो है रेड ट्राइंगल दिखाई देता है कॉर्नर के ऊपर राइट साइड में, है ना, और ग्रीन अगर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो वैल्यू है उसके साथ में कोई एरर है, टेक्स्ट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में कोई एरर है, तो वो रेड की जगह ग्रीन दिखाई देने लग जाता है वहाँ। नेक्स्ट है व्हाट डज काउंटा फंक्शन डू, क्या करता है? तो ये जो फंक्शन होता है ये उन सेल्स को काउंट करने के लिए काम में आता है जिनमें नंबर्स हों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। एक्सेल के फंक्शंस के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आप वहां से नोट कर सकते हैं। ऑप्शन ए के लिए काउंट सेल हैविंग द अल्फाबेट्स के लिए, आप यदि किसी सेल के अल्फाबेट्स को काउंट करना चाहते हैं, यहाँ तो सेल काउंट करने की बात कर रहा है, मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। अगर आप किसी सेल में अल्फाबेट काउंट करना चाहते हैं तो LEN फंक्शन काम में आता है। आप इक्वल का साइन लगाएं एक्सेल में, LEN लिखें, और किसी भी, जिस भी सेल को आप अल्फ़ाबेट्स को काउंट करना चाहते हैं, जिस भी सेल के अल्फ़ाबेट्स को, तो वो सेल सेलेक्ट करें या उसमें लिखें, जैसे A5, A3, B4, इस तरीके से लिख के एंटर दबाएंगे तो उस सेल के अंदर जितने कैरेक्टर होंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर आपके पास में आ जाएंगे। एम्प्टी सेल्स को काउंट करने के लिए एक फंक्शन आता है काउंट ब्लैंक। इस फंक्शन से आप एम्प्टी सेल्स को काउंट कर सकते हैं। नॉन एम्प्टी के लिए आप काउंटा भी काम में ले सकते हैं। उसके अलावा काउंट इफ और काउंट इफ एस, ये फंक्शन भी नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करने के लिए आप काम में ले सकते हैं। ठीक है।